अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रिग्रेशन कोरिलेशन। अब तक हमने जो 3-4 टॉपिक कवर कर लिए हैं उसमें हमने रिग्रेशन देख लिया कि रिग्रेशन क्या होता है, उसका लीनियर मॉडल क्या होता है, उसके बाद रेजिडुअल किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चीज़ होती है और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है। इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपको इन टॉपिक्स में से कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो टॉपिक वहाँ से जाके सर्च करके उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो को आगे चलाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अभी से लाइक प्रेस कर दें, क्योंकि मुझे पता है आगे जाके आपको वीडियो पसंद आने वाली है। क्योंकि कोरिलेशन का ये जो टॉपिक है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और रिग्रेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। 2 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें, एक तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमारे रिग्रेशन मॉडल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और कोरिलेशन हमें रिग्रेशन मॉडल के बारे में कुछ प्रेडिक्शन करता है। तो चलिए इसका सबसे पहले मेन आपको बता दूं, मेन क्रक्स इसका क्या है। कोरिलेशन का मतलब 2 वैल्यूज़ के दरमियान आपस में रिलेशन, कि एक वैल्यूज़ के चेंज होने से दूसरे पे क्या इफेक्ट होता है, वो उससे क्या मुतासिर होती है, इसको कहते हैं आपस में कोरिलेशन। हम जो कोरिलेशन यहाँ पर कर रहे हैं ये लीनियर मॉडल का कोरिलेशन होगा, ठीक है। इसमें कर्व लीनियर मॉडल नहीं होगा, सिर्फ सिंपल लीनियर मॉडल होता है। जिस तरह 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल मॉडल हो सकता है, जो हमारी इक्वेशन लास्ट हमने की थी y = a + bx, ये लीनियर मॉडल होता है। लीनियर मॉडल चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। स्कैटर डायग्राम में अगर स्ट्रेट लाइन के आगे पीछे कुछ क्लस्टर्स आ रहे हैं वैल्यूज़ के, तो इट्स मीन के वो उनके दरमियान लीनियर मॉडल है। तो उस लीनियर मॉडल की कोरिलेशन को चेक करने के लिए आज हम करेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला। ठीक हो गया, चलें जी। सबसे पहले ये वो टॉपिक मैं आपको बता दिए कि जो हमने कवर कर लिए हैं। आज हमारा ये रिग्रेशन से रिलेटेड लास्ट टॉपिक होगा और ये सारे टॉपिक उसमें कर्व लीनियर मॉडल में और दूसरे मॉडल में सब में सेम ही होंगे। रेजिड्यूल भी सब में सेम ही निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी सब में सेम ही फार्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी सेम ही निकलता है और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी सेम ही होता है। इसमें 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल का इसमें कोई चक्कर नहीं होता, ठीक है। तो चलें जी, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में देख लेते हैं। कोरिलेशन के बारे में क्या डिटेल है। कोरिलेशन इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री टू विच एनी 2 वेरिएबल्स वेरी टुगेदर। हाँ जी, तो क्या कह रहा है कि ये वो डिग्री होती है या कह लें वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू से दोनों वेरिएबल इकट्ठे वेरी कर रहे होते हैं। वेरी करते होते हैं मतलब चेंज हो रहे होते हैं। इन अदर वर्ड 2 वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड इफ़ दे टेंड टू सिमल्टेनियसली वेरी इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब ये इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि अगर सेम डायरेक्शन में दोनों वेरिएबल्स मूव कर रहे हैं तो ये आपस में कोरिलेट हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक बैलेंस्ड लाइफ की बात करते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ की बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो हस्बैंड के डिसीजन लेने से पूरी फैमिली इफ़ेक्ट करती है या वाइफ के कोई डिसीजन लेने से पूरी फैमिली इफ़ेक्ट करती है, हस्बैंड इफ़ेक्ट करता है। तो ये आपस में क्या है, कोरिलेट है, एक दूसरे से रिलेशन है। ये नहीं कि एक इस डायरेक्शन में जा रहा है कुछ डायरेक्शन में जा रहा है, आपस में जो मर्ज़ी ये कर रहे हैं तो इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये कोरिलेशन नहीं होगा। ठीक हो गया, ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल दी कि प्रैक्टिकल में कोरिलेशन का क्या मतलब हुआ। अब हम वैल्यूज़ पे आ जाएंगे कि वैल्यूज़ से हमने असल में कोरिलेशन निकालना है। इफ़ बोथ द वेरिएबल्स टेंड टू इंक्रीज़, अगर दोनों वेरिएबल की डायरेक्शन इंक्रीजिंग की तरफ जा रही है या डिक्रीज़ की तरफ जा रही है, टुगेदर द कोरिलेशन इज सेड टू बी डायरेक्ट और पॉजिटिव कोरिलेशन। या तो दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं या दोनों उसी सीमित में डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो इनके दरमियान कौन सा कोरिलेशन हुआ, डायरेक्ट कोरिलेशन भी इसको कहते हैं या पॉजिटिव कोरिलेशन भी इसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है लेंथ ऑफ एन आयरन बार विल इंक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज। कह रहा है लोहे को जितना आप गर्म करते जाएंगे वो उतनी उसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, वो फैलता जाएगा। तो ये आपस में क्या हुआ, डायरेक्ट कोरिलेट है। टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से जो आयरन की जो बार है वो भी उसकी लेंथ भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। इफ़ 1 वेरिएबल टेंड टू इंक्रीज एज द अदर वेरिएबल डिक्रीज, ठीक हो गया। अगर एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरा डिक्रीज़ होने की तरफ जा रहा है तो इट्स मीन उनके दरमियान में कोरिलेशन कौन सा होगा, नेगेटिव होगा, या उसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्स कोरिलेशन होगा। उसके एग्जांपल आप कैसे ले सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस विल डिक्रीज एज प्रेशर इंक्रीज। जैसे जैसे गैस क्या होती है वो फैलाव उसका ज़्यादा होता है,
गैस को अगर आप छोड़ दें तो वो फैल जाएगी, लेकिन उस गैस को अगर आप कंप्रेस करते जाएं, किसी बॉक्स के अंदर डाल के, सिलेंडर के अंदर डाल के दबाते जाएं, तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बड़े सिलेंडर की बात करते हैं, एक सिलेंडर के अंदर आप 1 kg गैस डालते हैं, सिलेंडर आपका 10 kg का है, तो उसके अंदर आपकी 1 kg गैस आ जाएगी। उसके अंदर फिर आप 2 kg डालते हैं, वो 2 kg भी आ जाएगी, 3 डालते हैं 3 kg भी आ जाएगी। तो वो क्या करता है, उस गैस को कंप्रेस कर देता है, उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा डाल देता है। जितना प्रेशर ज़्यादा आता जाता है वो उतनी गैस कंप्रेस होती जाती है, उसका वॉल्यूम उतना ही कम होता जाता है। तो ये इन्वर्स रिलेशन है, एक तरफ आपका प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरी तरफ आपकी जो गैस का वॉल्यूम है, हुजम है, जितनी उसने जगह घेरी हुई है, वो जगह घेरने वाली जगह क्या होती जाती है, कम से कम होती जाती है। तो ये आपस में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है इसका। It is worth remarkable that in correlation we assess strength of the relationship। हम यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेंथ, कोरिलेशन क्या बताता है, सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन, आपस में रिलेशन की स्ट्रेंथ को बताता है कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है, मॉडरेट है, नो है, कोई रिलेशन नहीं है। सिर्फ ये इतना आपको डिग्री ऑफ कोरिलेशन बताएगा। Between the two variables, both the variables are random variable and they are treated सिमेट्रिकली का मतलब कि वो दोनों रैंडम वेरिएबल हैं, दोनों का एक दूसरे से कोरिलेशन है। एक के इफेक्ट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से दूसरे पे भी फ़र्क पड़ेगा, या अगर दूसरे के इंक्रीज़ डिक्रीज़ होने से पहले पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये आपस में क्या है, सिमेट्रिकल है। मतलब हम किसी एक वेरिएबल का रिलेशन नहीं चेक करें कि एक वेरिएबल दूसरे पे क्या फ़र्क डालता है, हम दोनों का रिलेशन चेक कर रहे हैं कि अगर हम दोनों को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेंगे तो क्या फ़र्क आपस में आएगा। देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कोरिलेशन में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती। अच्छा, कोरिलेशन आपको अब सुन ले, मेन चीज़ क्या है, ये आपको बताएगा डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ चेंज, डायरेक्शन ऑफ रिलेशन के डायरेक्शन का मतलब कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मतलब इसकी वैल्यू आती है हमेशा -1 से लेके +1 के दरमियान। कभी 0 आ जाएगी, -1 आ जाएगी या +1 आ जाएगी। अगर 0 आ गई वैल्यू, आंसर आ गया, तो इसका मतलब दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। किसी वेरिएबल को आप चेंज करें या ना करें, दूसरे पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो अपनी जिस डायरेक्शन से जा रहा है, वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, उसने उसी डायरेक्शन से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होना है। जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने इसके साथ कोरिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर आंसर आ गया +1 का मतलब देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, कि एक इन दो वेरिएबल्स को जिसको हम मेजर कर रहे हैं, जिस पर हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनके दरमियान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है ना, वो क्या कहते हैं, कोरिलेशन है। या तो दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं या तो दोनों सेम डायरेक्शन में डिक्रीज़ हो रहे हैं। और अगर -1, प्योर -1 आ जाता है, इट्स मीन देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, कि एक के थोड़ा सा चेंज होने से दूसरा लाजमी तौर पर चेंज होगा और वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा। अब वैल्यूज़ नॉर्मली ये आती नहीं है, ये बड़ी एक क्रिटिकल सी सिचुएशन होती है कि आपका एग्जैक्ट 1 आ जाए, 0 आ जाए या -1 आ जाए, वैल्यू इनके दरमियान में आती है। तो आपने दरमियान वाली वैल्यू से जज करना है कि ये इसके दरमियान कौन सा रिलेशन है। अगर 1 के करीब करीब आ रही है तो इट्स मीन के स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। अगर उससे करीब करीब तो जा रही है तो फिर नॉर्मल उनके दरमियान कोरिलेशन है। अच्छा जी, वो कह रहा है कि पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। अभी तक हमने सिर्फ कोरिलेशन के बारे में पढ़ा कि कोरिलेशन क्या होता है। अब हम उसका मैथमेटिकली फार्मूला देखेंगे कि आया मैथमेटिकली भी कोई फार्मूला है जो इसकी मेजर कर सकता हो इसकी वैल्यूज़ को। तो उसके लिए पियर्सन ने एक आपको फार्मूला दिया था जिसे प्रोडक्ट मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, अ नंबरिकल मेजर ऑफ स्ट्रेंथ इन द लीनियर रिलेशनशिप। फिर बता दूं, ये लीनियर रिलेशनशिप के दरमियान है, कर्वी लीनियर मॉडल के दरमियान ये कोरिलेशन नहीं फाइंड किया जाता। कर्विलेशन का और फार्मूला होता है, बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड द पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, और समटाइम द कोफिशिएंट ऑफ सिंपल कोरिलेशन और टोटल कोरिलेशन। ये 3 नाम हैं इसके, तीनों नामों में से किसी भी नाम से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। टोटल कोरिलेशन कहेगा, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कह सकता है, या सिंपल लीनियर कोरिलेशन भी कहा जा सकता है। अब आ जाते हैं इसकी ज़रा प्रॉपर्टीज़ पे। फार्मूला भी आगे जाके आपको दिखाता हूँ। आज हम विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी इसकी करेंगे कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसकी क्या है। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसकी खूबियाँ, उसकी खासियत,
कि जो चीज़ उसमें होती है, जो चीज़ हमें उसकी अहमियत के बारे में बताती है। उसकी अहमियत के बारे में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, वो कह रहा है जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो वेरिएबल से मुस्तस्ना होता है। मतलब उसमें ये नहीं होता कि आपने अगर एक रिग्रेशन लाइन पकड़ी है y ऑन x, उसका कोरिलेशन कुछ और आएगा। अगर आप उसी डेटा से एक नई रिग्रेशन लाइन बनाते हैं x ऑन y, तो उसका कोरिलेशन कुछ और आएगा। ऐसा नहीं है। वो कह रहा है कि ये सिमेट्रिकल होता है, जो मर्जी रिलेशन आप ले लें, आपके पास जो कोरिलेशन है वो दोनों लाइनों का एक ही आएगा, वो सेम ही होगा। तो वो क्या कह रहा है, आर एक्स वाई, सॉरी यहाँ पे वाई आना था, इक्वल टू आर वाई एक्स। आपने एक अगर रिग्रेशन लाइन का कोफिशिएंट और कोरिलेशन फाइंड कर लिया है, इट्स मीन उसी डाटा के दूसरी रिग्रेशन लाइन का भी वही होगा। द कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 एंड +1। इसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के दरमियान होती है। वो मैंने आपको पीछे बता दिया कि -1 का मतलब क्या है और +1 का मतलब क्या है। द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन एंड स्केल का क्या मतलब कि आपके पास जो दो वेरिएबल्स गिवन हैं, अगर वो बहुत बड़ी तादाद में, मतलब बहुत बड़ी वैल्यूज़ में आपके पास गिवन है, क्वांटिटी उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ में गिवन है, या वो बहुत ही मिनिमम माइनर सी वैल्यूज़ गिवन है, पॉइंट्स में गिवन है, तो आप उसका ओरिजिन चेंज कर सकते हैं, उसका स्केल चेंज कर सकते हैं। मतलब ओरिजिन का चेंज करने का क्या मतलब, ओरिजिन से चेंज करने से मुराद ये हुआ कि आप उसमें कुछ भी प्लस कर सकते हैं और किसी भी वैल्यू से आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या आपने ओरिजिन चेंज करना हो तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, और अगर आपने स्केल चेंज करना है तो किसी कॉमन वैल्यू से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। लेकिन याद रखें, पूरी वैल्यूज़ को फिर एक जो वेरिएबल में आप ये चेंज ओरिजिन एंड स्केल करना चाह रहे हैं, फिर वो सारी वैल्यूज़ के लिए एक ही कांस्टेंट होगा, हर वैल्यू के लिए डिफरेंट कांस्टेंट नहीं होगा। मतलब कोई एक वैल्यू आप चूज़ कर लें, वो सारों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसी से, या फिर अब कोई एक वैल्यू आप चूज़ करके उसमें से प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ कहने का मतलब ये कि जब आपने अपनी वैल्यूज़ में चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल किया होगा तो वहाँ पर आंसर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंसर वही बताएगा जो चेंज ऑफ ओरिजिन करने से पहले आपने यूज़ किया था। ठीक है, तो ये इट इज़ द जियोमेट्रिक मीन ऑफ बोथ कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन bxy एंड byx। हाँ, अगर आपने रिग्रेशन कोफिशिएंट दो फाइंड किए हुए हैं ऑलरेडी क्वेश्चन में, बीटा x ऑन y या बीटा y ऑन x, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ज्योमेट्रिक मीन, इनका स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, जिससे आपके पास डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाएगा। ठीक है, इसमें हाँ नेगेटिव साइन आपने इसमें नहीं देखना, दोनों का नेगेटिव है तो उसको बाहर रख देना है, दोनों का पॉजिटिव है तो उसे बाहर रख देना है। आंसर के साथ बाद में आपने प्लस या माइनस लगाना है, जिससे पता चलेगा कि डायरेक्शन किस तरफ है। अब एक और चीज़ आ रही है जिससे कोरिलेशन से रिलेटेड चीज़ है, जिसको कहते हैं कॉजेशन। ठीक है, हम समटाइम ये एनालाइज कर रहे होते हैं कि एक वेरिएबल में जो चेंजिंग आ रही है वो एक दूसरे वेरिएबल की वजह से आ रही है। हमने दो वेरिएबल चूज़ कर लिए और हमने कहा ये देखो ना, एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है तो ये भी वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है, हो सकता है इसके इंक्रीज़ होने से ही ये इंक्रीज़ हो रहा हो, लेकिन समटाइम ऐसा होता नहीं है। समटाइम उसको कॉज इफ़ेक्ट कहते हैं कि इसके ऊपर जो चेंजिंग आ रही है वेरिएबल y के ऊपर, वो x के चेंज होने से नहीं आ रही, वो किसी और वेरिएबल की चेंज होने की वजह से आ रही है, या उसकी वजूहात कुछ और हैं। तो समटाइम ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है, इसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, द फैक्ट दैट कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स डज नॉट इम्प्लाई एनी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, कोरिलेशन जो है वहाँ पर आपके काम नहीं आएगा जहाँ पर एक वेरिएबल की वजह कुछ और होगी, जबकि आप उसको किसी और से लिंक कर रहे होंगे। टू अनरिलेटेड वेरिएबल्स सच एज, फॉर एग्जांपल क्या कह रहे हैं, सेल ऑफ बनानाज एंड डेथ रेट फ्रॉम कैंसर इन अ सिटी। वो कह रहे हैं एक सिटी के अंदर अगर डेथ रेट कैंसर से इंक्रीज़ हो रहा है, तो साथ ही हमने देखा कि इस सिटी में बनाना जो है ना, उसकी सेल की रेशो भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अब हम क्या इसका एनालिसिस करने बैठ जाएं कि एक तरफ जो है ना वो सेल ज़्यादा हो रही हैं और दूसरी तरफ वो डेथ रेट बढ़ रहा है। हमने इसका कोरिलेशन निकाला, कोरिलेशन भी बड़ा हाई आ गया, +1 की तरफ आ गई वैल्यू। हमने कहा देखो, जितने बनाना सेल होंगे किसी कंट्री में, उतनी ही वहाँ पर डेथ रेट रेशो ज़्यादा होगी। तो ये इफ़ेक्ट गलत इफ़ेक्ट होगा, ये नॉनसेंस इफ़ेक्ट होगा, इस तरह की वजूहत नहीं। जबकि डेथ रेट की रीज़न कुछ और थी, बनाना के सेल होने की रीज़न कुछ और थी। वो रीज़न क्या थी, वो थी कंट्री की पॉपुलेशन, उस सिटी की पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी, अंडरस्टूड है कि वहाँ पर सेल भी ज़्यादा होगी।
वहाँ पर डेथ रेशो भी ज़्यादा होगी। तो ये एक और वजह निकल आई उन दोनों वेरिएबल्स पर इफ़ेक्ट करने की। तो इस तरह के इफ़ेक्ट को हम नल इफ़ेक्ट कहते हैं, नॉनसेंस इफ़ेक्ट कहते हैं। द लार्ज द सिटी, the more consumption of bananas and the higher will be the death rate from the cancer. ठीक है, clearly this is a false or merely incidental correlated which is result of a third variable, और वो third variable क्या था? Size of city था. Such a false correlation between two unconnected variable is called nonsense or spurious correlation. ठीक है, अब एक कंट्री की जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसका जो आप आंसर निकाल रहे हैं उसको आप दूसरी कंट्रीज़ पर अप्लाई करने बैठ जाएं तो ऐसा तो नहीं होगा। जबकि रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपने अगर कोई वेरिएबल दो लिए हैं, उनके आपस में रिलेशन निकाला है, तो वो रिलेशन पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई होना चाहिए। जहाँ जहाँ वो डाटा अवेल कर रहा होगा उस पर भी वो अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है रिग्रेशन। अब आ जाए जी इसके फार्मूलाज पर। फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला हम कह सकते हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का स्क्वायर रूट ले लें। अगर आपने उसी क्वेश्चन में ऑलरेडी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड किया हुआ है तो आपको दोबारा से ये फार्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अगर एक और फार्मूला है डायरेक्ट फार्मूला, एन मल्टीप्लाई समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू वाई और एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल का स्क्वायर, इसी तरह ये वाला फार्मूला। अगर आप गौर करें तो अगर आप इस हिस्से को छोड़ दें अभी फ़िलहाल, ठीक है, और स्क्वायर रूट को भी इग्नोर कर दें, तो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला फार्मूला क्या है? आपका बीटा का फार्मूला है। ठीक है, बीटा कौन सा? वाई ऑन एक्स, क्योंकि यहाँ पे नीचे एक्स वेरिएबल है। तो अगर आप दोनों बीटा के फार्मूले को कंबाइन करें तो ये दोनों वैल्यूज़ नीचे आ जाती हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास किसका फार्मूला बन गया? कोरिलेशन का फार्मूला बन गया। लेकिन अगर आपने ये भी नहीं करना तो डेविएशन वाला फार्मूला भी हमारे पास मौजूद है, जिसमें हम डेविएशन लेते हैं डायरेक्ट वेरिएबल्स का। एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई बार, डिवाइड कर देंगे एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई बार के स्क्वायर रूट। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले आपने दोनों का मीन फाइंड करना है, जो दो वेरिएबल आपको दिए हुए हैं। फिर आपने एक कॉलम बनाना है एक्स माइनस एक्स बार का, एक कॉलम बन जाएगा। फिर दूसरा कॉलम बनाना है वाई माइनस वाई बार का कॉलम बनेगा। उन दोनों को आपने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपके पास न्यूमरेटर आ जाएगा। फिर डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है? एक्स में से एक्स बार को माइनस करना है आपने, और फिर उसका स्क्वायर लेना है आपने। ठीक है, और यहाँ पर आपने y में से y बार का स्क्वायर लेना है और उसको आपने स्क्वायर माइनस करने के बाद स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने के बाद आपने दोनों को प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है? उसका स्क्वायर रूट लेना है। अब देखें ऊपर स्क्वायर नहीं है, अगर स्क्वायर होता तो इनके साइन रिमूव हो जाते, लेकिन यहाँ पर हमें साइन का लाजमी पता होना चाहिए, इस वजह से ऊपर उन्होंने स्क्वायर नहीं लगाया फार्मूले में। इससे क्या होगा कि आपके पास ऊपर कोई ना कोई साइन ज़रूर आ जाएगा, या प्लस आएगा या माइनस आएगा। नीचे इन्होंने स्क्वायर लिया हुआ है, नीचे कभी भी प्लस माइनस नहीं आ सकता, जिस वजह से हम इसका अंडर रूट ले सकते हैं। तो ये तीन फार्मूले थे। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं और उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं कि भाई कैसे ये काम कर रहा है। एक एग्जांपल क्या है? एक टेबल में आपको दूंगा, उसमें ये शो हो रहा होगा कि नंबर ऑफ़ फैंस, उसको हमने एक्स वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया होगा और वो थाउजेंड्स में होगी वैल्यू। 1000 मैंने सबका रिमूव कर दिया होगा। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय 10 यूनिट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिटीज़ ऑफ गुजरात। गुजरात के इंडस्ट्रियल सिटी में 10 यूनिट लगे हुए हैं, या आप कह लें 10 कंपनीज अलग-अलग ऑपरेट कर रही हैं फैंस प्रोड्यूस करने की। उनके पास डिफरेंट वर्क फोर्स है और उस वर्क फोर्स को हमने क्या किया? वाई से रिप्रेजेंट कर लिया और वो हंड्रेड्स में होगी। मतलब अगर वैल्यू लिखी हुई है 10 तो इसका मतलब ये 10 100 है, 2 लिखी है तो इसका मतलब 200 है। तो यहाँ पर हम यही काम करेंगे कि दो वेरिएबल्स का आपस में को रिलेशन फाइंड करेंगे कि आया वर्क फोर्स इंक्रीज़ करने से प्रोडक्शन पे कुछ फ़र्क पड़ता है, या प्रोडक्शन अगर कम हो रही है तो इसका वर्क फोर्स से कोई लिंक है। हमने वर्क फोर्स कम की है तो क्या हमारी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी? अगर हम वर्क फोर्स बढ़ाएंगे तो क्या हमारी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगी? तो इसको अब हम करने लगे हैं अपने, ये हमारी एक्सेल की शीट पे आ गई। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल जो अभी कोड की है उसमें ये आ गया एक्स वेरिएबल। एक्स वेरिएबल हमने किसको रिप्रेजेंट किया था? प्रोडक्शन को।
प्रोडक्शन थी हमारी, और वाई वेरिएबल क्या था, वर्क फोर्स। ओके, अब हमने कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट फाइंड करना है। हमारे पास 3 फार्मूले हैं, या तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का हम स्क्वायर रूट ले लें तब भी आंसर आ जाएगा, या हम डेविएशन के फार्मूले से कर लें तब भी आंसर आ जाएगा, या हम डायरेक्ट इनका समेशन वाला फार्मूला लगा लें तब भी कोरिलेशन का कोफिशिएंट हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी जो क्वेश्चंस अपने किए हैं जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, ये वही क्वेश्चन हमने उठा लिया। हमने इसमें से क्या किया है, हमने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का जो फार्मूला है उसी का हमने स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, ये रहा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, यहाँ पे हमने फाइंड किया। अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे, ये मैंने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, SQRT का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो कि 0.98% है। इट्स मीन कि इनके दरमियान बड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। अगर आपने दोनों में से किसी एक को छेड़ा, अपनी प्रोडक्शन को कम किया या अपनी प्रोडक्शन को आपने इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप अपनी वर्क फोर्स को इंक्रीज़ करेंगे, और अगर आपने अपनी वर्क फोर्स बाय चांस डिक्रीज़ कर दी तो अंडरस्टूड है कि आपकी प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये रहा आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला। अगर आप इसको डेविएशन वाले तरीके से करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन वो फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी, वो आपके लिए फिर समझना मुश्किल हो जाएगा, उसको आप ख़ुद कीजिएगा। ठीक है, आपके पास यहाँ पर ये एक्स बार भी मौजूद है, ये रहा एक्स बार और ये रहा वाई बार। आप दोनों का डेविएशन लेंगे, आपके पास न्यूमरेटर आ जाएगा, डेविएशन लेके मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इन्हीं का जो डेविएशन है उसका स्क्वायर ले लेंगे आप, और उनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपके पास डिनोमिनेटर आ जाएगा। उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.98 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जिसमें आप कन्फ्यूजन थी आपको। इसी तरह की मज़ीद वीडियो लेने के लिए आपको करना एक काम पड़ेगा, वो होगा आपको चैनल की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, और चैनल की सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।